एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोत्रा, बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस के इस लेक्चर सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं फंक्शंस तक। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस देखे हैं। अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यार पीसवाइज फंक्शन क्या होता है। यार हर चीज़ हम नाम से ही समझेंगे। नाम क्या है? पीसवाइज फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन विच आर डिफाइंड इन पीसेस। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो पीसेस में डिफाइन हुए हैं उनको बोलेंगे पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया f of x इक्वल टू 2x। ठीक है, अभी मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया g of x। ठीक है, इट इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0 एंड 3x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे और समझेंगे पीसवाइज फंक्शन कौन सा है और क्यों है। ठीक है, देखिए f of x इक्वल टू 2x, इसका मतलब ये फंक्शन में जो भी इसका डोमेन है वो सारे डोमेन में हमारा फंक्शन स्पेसिफिक एक ही फॉर्मूले से डिफाइन है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 2x। ठीक है, इधर आते हैं तो एक फंक्शन है g ऑफ x, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी 2x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी 3x। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये अपना फंक्शन है। ठीक है, अगर मेरा इनपुट है, ठीक है, इनपुट अपना क्या है? x है, इनपुट है x, ये f ऑफ x है, तो आउटपुट क्या है? श्योरली आउटपुट है 2x। ठीक है, पर इस केस में क्या है कि हमारा फंक्शन है ये g ऑफ x। ठीक है, पहले हमारा इनपुट आया। ठीक है, इनपुट की वैल्यू क्या है? x। अब वो इनपुट आया तो इनपुट पहले चेक करेगा कि यार x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, दो चीज, पहले अगर x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो हमारे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगी? वो होगा 2x। ठीक है, ये आउटपुट आएगा। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आएगी 3x, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट एक ही फॉर्मूले से डिफाइन हुआ था। इस मतलब पूरे डोमेन में, इस फंक्शन f ऑफ x के डोमेन में, पूरे डोमेन में एक ही रूल लगा है। वो रूल है क्या है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 2x। जो भी इनपुट देंगे वो 2 टाइम्स होके बाहर आएगा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब ये पूरे डोमेन में एक ही रूल है, यूज हो रहा है इस पूरे के लिए, तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही रूल यूज हुआ है, लेकिन इसमें 2 रूल्स यूज हुए हैं, एक से ज्यादा रूल यूज हुआ है। मतलब ये फंक्शन पीस में डिफाइंड हुआ है कि यार x लेस देन 0 है तो ये वैल्यू होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो डिफाइंड इन पीसेस है, ठीक है, जो पीस में डिफाइंड हुए हैं, मतलब टुकड़ों में डिफाइन किए गए हैं, वो है पीसवाइज फंक्शन। तो ये टुकड़ों में डिफाइन किया गया है। क्या इस g ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, इसके पूरे डोमेन में क्या वैल्यू होगी? ये स्पेसिफिक रूल है क्या? नहीं, 2 रूल है इसमें। अगर x लेस देन 0 है तो 2x होगा आउटपुट, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3x होगा आउटपुट। ठीक है, तो पीस में डिफाइन हुआ है तो ये पीसवाइज फंक्शन। इसका ओवरऑल पूरे डोमेन में एक ही रूल लगा है तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है, पर ये हमारा g ऑफ x पीसवाइज फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको पीसवाइज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए मैं इसमें पूछती हूँ कि f ऑफ 0 से शुरू करते हैं। f ऑफ 0 क्या होगा? तो हम अगर x को इनपुट देंगे 0 तो आउटपुट क्या आएगा? 2x। तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 मतलब 0। ठीक है, अगर मैं f ऑफ 1 की बात करती हूँ, अगर इनपुट गया 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 2x। 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, f ऑफ -1 की बात करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? 2 इंटू -1 मतलब -2। बात समझ में आई? पर इस केस में अपन समझते हैं। मान लीजिए मैं बात करती हूँ g ऑफ 0 की। ठीक है, तो g ऑफ 0 में देखो पहले क्या होगा, हमने लिखा g ऑफ 0। पहले हम देखेंगे कि इनपुट किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी दी है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनपुट किस में आ रहा है? 0 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या होगी? g ऑफ 0 में कौन सा रूल लगेगा? 3x वाला रूल लगेगा। ठीक है, 3 इंटू 0 0। ठीक है, अब g ऑफ -1 की बात करते हैं।
तो g ऑफ -1, तो अपन इनपुट देखेंगे -1 किस में आ रहा है, x लेस देन 0 में आ रहा है, तो हम ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला देखेंगे g ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है। अगर मैं g ऑफ 1 की बात करती हूँ तो ये वाला फंक्शन होगा, इसका मतलब ये वाला पीस इसका वैल्यू लेगा g ऑफ x इक्वल टू 3x और x की वैल्यू है 1, तो s की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम आउटपुट निकालेंगे पीसवाइज फंक्शन का। तो किसी भी पीसवाइज फंक्शन का आउटपुट निकालने के लिए हमें पहले ये समझना है कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे 2 पीस में डिफाइन किया है, 3 पीसेस हो, 4 पीस हो, मल्टीपल पीसेस हो, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है कि कितने पीस में डिफाइन किया गया है। अगर एक से ज़्यादा टुकड़े में डिफाइन किया गया है तो वो है पीसवाइज फंक्शन, ठीक है। इसमें ओवर द पूरे डोमेन में एक ही रूल यूज हुआ है तो ये पीसवाइज फंक्शन नहीं है। ये मल्टीपल रूल्स यूज हुए हैं तो ये पीसवाइज फंक्शन है, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन को आपको अगर आउटपुट निकालना है तो पहले ये समझना है कौन से कैटेगरी को बिलोंग करेगा। कैटेगरी पता चल गई किस कैटेगरी में, इस वाली में आ रहा है तो ये आउटपुट की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिएगा, और ये वाली कैटेगरी में आ रहा है तो ये आउटपुट की वैल्यू इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पीसवाइज फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन में हम एक और चीज़ क्या समझ सकते हैं कि यार देखो, अगर एक ही रूल बना है तो इसका ग्राफ भी एक ही तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मल्टीपल रूल के साथ बना है तो हम ये बोल सकते हैं कि यार इसके ग्राफ भी अलग अलग बनेंगे। मतलब देखो g ऑफ x इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी y इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0 और y इक्वल टू 3x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर x लेस देन 0 है तो हमारे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारे लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x। इसका मतलब ये लाइन अलग से बनती है, ये लाइन अलग बनेगी, ठीक है, और दोनों ही लाइन आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार पीसवाइज फंक्शन का जब ग्राफ होगा वो भी ऐसा होगा कि यार हम जैसे मल्टीपल, जैसे एक ही फंक्शन है पर दिख ऐसा रहा है कि 2 फंक्शन लिखे गए है ना, वैसे ही हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो होगा वो पूरा एक ही फंक्शन का ग्राफ, पर ऐसा लगेगा कि हम मल्टीपल फंक्शन के ग्राफ को टुकड़ों में बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ में क्या होगा कि जब x लेस देन 0 होगा, मतलब मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये एक अलग टाइप से लाइन बनेगी, और x लेस देन 0 में एक अलग टाइप से लाइन बनेगी। मतलब ये लाइन सेम नहीं है, ठीक है। अगर पीसवाइज फंक्शन नहीं होता तो वो लाइन ऐसी कुछ स्ट्रेट होती, कहीं से भी बनती होती, पर ये स्ट्रेट नहीं, ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस बनेगी, पर ये दोनों आपस में इस केस में जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो डोमेन है, मतलब हमारा जो ये दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस आपस में बिल्कुल एकदम इस पॉइंट पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी और जस्ट उसके पहले ये वाली कंडीशन और जस्ट उसके बाद ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं पीसवाइज फंक्शन की तो उसके ग्राफ भी ऐसे होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम मल्टीपल फंक्शंस के ग्राफ अलग अलग टुकड़ों में उसको बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो पूरा फंक्शन, पूरा ग्राफ जो ओवरऑल बनेगा टुकड़ों में बना हुआ ग्राफ, वही उस फंक्शन का ओवरऑल ग्राफ होगा, ठीक है। आगे हम और समझेंगे पीसवाइज फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो चलो, अब पीसवाइज फंक्शन हमें क्लियर हो गया, तो अब हम समझेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइप का पीसवाइज फंक्शन जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन कि बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ये फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम इसको इमेजिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट इनपुट एंड आउटपुट वाला डायग्राम। हम समझेंगे कि हम इनपुट क्या देंगे और इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इसमें क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशल है इस फंक्शन के बारे में। फिर हम इसका ग्राफ देखेंगे, डोमेन और रेंज भी इसका समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है, मैंने x लिखा है, इसको 2 वर्टिकल लाइन से बंद किया है, राइट। एक वर्टिकल लाइन पहले लगाया, एक बाद में। ये वर्टिकल लाइंस के अंदर जो भी है, ठीक है, इसका हो रहा है मॉड्यूलस, ठीक है। तो इस वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं मॉड, ठीक है। तो हम इसको मॉड x भी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉड x, और हम ये भी बोल सकते हैं x का मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का ये तरीका है लिखने का, ठीक है। जो भी इनपुट होगा उसको 2 मॉड्यूलस के अंदर, 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखेंगे और उसको बोलेंगे मॉड, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, क्या फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, वो क्या है,
वो ये है कि x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब देखो पहली बात तो क्लियर है, ये पीसवाइज फंक्शन है। क्यों पीसवाइज फंक्शन है? क्योंकि दो अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? x के बराबर। और अगर x लेस देन 0 है तो हमारे f ऑफ x की वैल्यू होगी माइनस x के बराबर, ठीक है। अब मैं काम करते हैं, कुछ इनपुट्स लेके समझते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। पहले मैंने रखी है वैल्यू 0, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो मेरा y की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले हमें जो भी इनपुट है उसके लिए ये समझना है कि ये वाला रूल लगेगा या नीचे वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 कौन सी कंडीशन में आ रहा है? ये वाली कंडीशन में। तो इसमें f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है? x के, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? अभी भी फर्स्ट वाली कंडीशन ही फुलफिल हो रही है। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू x है तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो ही y की वैल्यू आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ऐसे लिखूँ एक ही बात है। इसको मैं मॉड x के बराबर भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन की ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यार अगर मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दी है तो मेरे आउटपुट क्या आएगा? x। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 दी है तो आउटपुट क्या आएगा? माइनस x, ठीक है। तो अगर मैं 2 दूंगी तो भी 2 आएगा, अगर मैं 1.1 वैल्यू दूंगी तो आउटपुट 1.1 आएगा, ठीक है। माइनस नहीं लेते हैं, अभी हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। √2 वैल्यू दी है तो आउटपुट क्या आएगा? √2 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 10 की पावर 5 वैल्यू दूंगी तो आउटपुट क्या आएगा? 10 की पावर 5। अब हम काम करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को लेके समझते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज डालते हैं नेगेटिव। तो ये सारी x की वैल्यूज में हमने कौन सी रूल यूज किया था? ये वाला रूल यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि इन सारी केसेस में हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम देखते हैं x लेस देन 0 वाली कंडीशन। तो हम x की लेस देन 0 वाली केसेस लेते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज। अगर मैंने -1 वैल्यू ली तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा -x, ठीक है। ध्यान से समझिए, y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? -x के बराबर। अगर मैंने x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1 मतलब 1, क्लियर है। तो आउटपुट आया 1। अगर मैंने x की वैल्यू रखी -2, अगर x की वैल्यू -2 रखी तो मेरे वैल्यू क्या आएगी? -2 मतलब 2, ठीक है, 2 आ गई। अगर मैंने -1.12 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1.12 मतलब पॉजिटिव ऑफ 1.12, ठीक है। अगर मैंने √2.5 रखी वैल्यू नेगेटिव में तो आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव ऑफ 2.5, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने रखा y माइनस ऑफ रूट ऑफ 2.25, माइनस हो गया प्लस, तो √2.5, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू रखी -10 की पावर 3 तो आउटपुट क्या आएगा? 10 की पावर 3। अब ध्यान से समझिए, जो ये देखो, ये पूरा की पूरा मॉड्यूलस फंक्शन को ही डिफाइन कर रहा है पूरा, ठीक है। ये वाला केस है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वाला केस है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। पर ये पूरा केस एक ही फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, वो फंक्शन क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो हम ध्यान से समझते हैं एक स्पेसिफिक क्या है, क्या स्पेशल है इसके बारे में, ठीक है। देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो वैल्यू 0 आई, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखी है तो भी मेरा आउटपुट क्या है? सेम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने मेरा इनपुट नेगेटिव वैल्यूज रखा है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दूंगी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी आउटपुट में, नेगेटिव वैल्यूज दूंगी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी आउटपुट में। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है हमारे आउटपुट में? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जब x पॉजिटिव है, ठीक है, 0 के केस में तो 0 है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो रही है? x के बराबर। तो अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है। अब y की वैल्यू -x होगी इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। अगर x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -x के बराबर। -x के बराबर होगी, इसका मतलब अगर देखो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव होगी
ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x, मेरे y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ x। अगर x ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो हमारा इनपुट में भले पॉजिटिव डालूं या नेगेटिव डालूं, मेरा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट होगा जीरो, इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट होगा पॉजिटिव, इनपुट नेगेटिव होगा तो भी आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है? या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमको समझ में आ गया कि यार मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने पॉजिटिव वैल्यू दी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू दी तो भी पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, पर वो एब्सोल्युटली सेम वैल्यू आई है, मतलब -1 का मॉड्यूलस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ सिंबल चेंज हो रहा है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमें वैल्यू मिल रही है इसकी। ठीक है, तो इसलिए इस फंक्शन को एक और फंक्शन के नाम से बोलते हैं जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शन हमेशा एक कोई भी हम इनपुट डालें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव डालेंगे तो वो एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार देखो, मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं इस तरफ 1 किलोमीटर चली। ठीक है, तो मैं बोलूँगी मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इस तरफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या मैं ये बोलूँगी कि मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है? नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ठीक है, इस केस में भी मैं बोलूँगी मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस केस में भी मैं बोलूँगी मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्या मेरे को यहाँ पे बोलने की जरूरत है मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया? नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो बेसिकली ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है 1 किलोमीटर और ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, क्या मैटर कर रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट डायरेक्शन उसका मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि उसने असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैंने टोटल 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, अब ये 3 किलोमीटर क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं -1 लिखूंगी तो भी मेरा आउटपुट आएगा 1, मैं -2 लिखूंगी तो भी मेरा आउटपुट आएगा 2। मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी जो भी मैं फंक्शन में इनपुट दूंगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगा 1। ठीक है, 10 की पावर 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 10 की पावर 5, -10 की पावर 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 10 की पावर 3। मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पे भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो भी उसका आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम एक इनपुट आउटपुट वाले डायग्राम से समझते हैं कि यार मॉड्यूलस फंक्शन को हम इनपुट और आउटपुट के माध्यम से समझेंगे कि यार मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम इनपुट आउटपुट से समझते हैं। मान लो ये हमारा फंक्शन है जिसका हमने नाम क्या दिया? mod x। ठीक है, मतलब ये फंक्शन का नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, इसमें मैंने इनपुट दिया x। ठीक है, अब हमें समझना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर मैं मेरा देखो ये सारे हमारे इनपुट आउटपुट की वैल्यूज है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, इसको मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन को। ठीक है, अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा अगर इनपुट x है
तो आउटपुट भी क्या आएगा, x, ठीक है। पर अगर x लेस देन 0 है तो मेरा इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या आएगा, -x। बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं, सेम चीज लिखी है, अगर इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x आउटपुट आएगा, ठीक है, और अगर x लेस देन 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, -x, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे x की वैल्यू जो भी है अगर वो पॉजिटिव है या 0 है तो वो सेम की सेम वैल्यू मेरी आउटपुट में आएगी। पर अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो साइन चेंज होकर बाहर आएगा, ठीक है। अगर x इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या आएगा, -x। इसका मतलब सारे नेगेटिव वैल्यूज में साइन चेंज होगा और सारे पॉजिटिव वैल्यूज में एज इट इज वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का मॉड्यूलस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज कोई भी एक नंबर का मॉड्यूलस कर रही हूँ तो वो मॉड्यूलस फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है उसके इनपुट का, ठीक है। वो क्या दे रहा है, मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर वो वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर सेम वैल्यू आएगा x के बराबर, और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो साइन चेंज होकर, ठीक है, मतलब -x होके आउटपुट आएगा। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया बाय डेफिनेशन मॉड्यूलस फंक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर। अगर मैंने दो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखा है -2 तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, ठीक है। मैंने अगर मॉड ऑफ 2 लिखा है तो आउटपुट आएगा 2, मैंने मॉड ऑफ -3 लिखा है तो भी आउटपुट आएगा 3, मैंने मॉड ऑफ 0 लिखा है तो आउटपुट आएगा 0, मैंने मॉड ऑफ 10 की पावर 3 लिखा है तो आउटपुट आएगा 10 की पावर 3, और मैंने अगर लिखा है 99.99 ऑफ नेगेटिव तो आउटपुट आएगा 99.99 ऑफ पॉजिटिव। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई भी मॉड्यूलस कहीं पे भी मॉड लिखा है ऑफ एनी नंबर तो हमें देखना है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, जो नंबर है वो की ही वो आंसर आ जाएगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज होकर बाहर आएगा, ठीक है, और अगर वो ये भी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज होकर बाहर आ रहा है। इसका मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आपको साइन चेंज करना है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको एज इट इज लिख देना है, और अगर वैल्यू 0 है तो भी आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारे मॉड्यूलस फंक्शन को समझने का। बाय डेफिनेशन समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट डायग्राम से समझ में आ गया कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले नीड क्या होती है, हम पहले कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे ग्राफ समझ चुके हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नीड होती है फॉर्मूले की या वो फंक्शन की वैल्यू की, ठीक है। तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन mod x, ठीक है, mod x का ग्राफ बना के समझते हैं कि mod x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन लिखना होगा, मतलब उसको कैसे डिफाइन किया गया है इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो वो है f of x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। इतनी बात क्लियर है, हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हमारा नीड होते हैं, हमें क्या करना है, हमें करना है, हम पीसवाइज फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीसवाइज फंक्शन में हमें क्या करना होता है कि पीसवाइज फंक्शन में हमें अलग अलग पीस का अलग अलग ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो भी उस x की वैल्यूज है जिसमें वो पर्टिकुलर पीस डिफाइन हो रहा है उसी x की वैल्यूज में वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो अलग फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ x, ठीक है, इसको मैं y भी लिख सकती हूँ, y इक्वल टू x, ये ग्राफ बनेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इक्वल टू बनेगा -x वाला ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू -x वाला ग्राफ इफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो दो ग्राफ बनाने हमें, एक y इक्वल टू x वाला ग्राफ बनेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और एक y इक्वल टू -x वाला ग्राफ बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे 2D वाला, ठीक है, जिसमें चारों तरफ एरो होगा, एरो रिप्रेजेंटिंग प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक वो वैल्यू जाती जाएगी, 1 2 3 4 5, इधर इन्फिनिटी तक जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5, इधर माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 ऊपर इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए हमारा कार्टेशियन प्लेन रेडी हो गया है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ,
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले इक्वेशन चाहिए होती है। इक्वेशन क्लियर है, y इक्वल टू एक्स बनाना है और कहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा, x लेस देन 0 वाली कंडीशन में y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। पर अब हमें ये समझना है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज की नीड होगी, ठीक है। तो x y वाले सारे कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी, ठीक है। तो हम ऐसी सारे x की वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ये फर्स्ट इस पे ध्यान देंगे, सेकेंडली फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले y इक्वल टू एक्स वाले की बात करते हैं। तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो मैंने बोला चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैंने बोला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आएगी 0, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, 2 रखी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 रखी y की वैल्यू 4। कितने पॉइंट्स आ गए? 4 पॉइंट्स आ गए, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। 0,0 यहाँ बन गया, 1,1 यहाँ, 2,2 यहाँ, 3,3 यहाँ, 4,4 यहाँ, ठीक है। चारों पॉइंट्स बन गए, पांचों पॉइंट्स बन गए, ठीक है। अब हमें ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है, हम उसी जगह पर वो ग्राफ बनाएंगे जहां वो डिफाइंड है। कहां पर डिफाइंड है पर्टिकुलर फंक्शन? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहां तक डिफाइंड है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन 0 में हमें ये ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले जगह पर ही ये ग्राफ बनाना है। और कहां तक बनाना है? इन्फिनिटी तक बनेगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इज गोइंग टू इन्फिनिटी। पर क्या ये इसके पहले हमें ऐसी लाइन बनानी है? नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस तरफ गए तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव में ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये वाला डिफाइन होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, और ये सिर्फ उसी जगह पर बनेगी जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। चलिए ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए y और x की वैल्यूज x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालते हैं। पर इस बार हमें x की वैल्यू सारी रखनी है नेगेटिव, x शुड बी लेस देन 0। मान लीजिए मैंने -1 रखा तो आउटपुट आएगा 1, -2 रखा तो आउटपुट 2, -3 रखा तो आउटपुट 3, -4 रखा तो आउटपुट 4। क्लियर है? 4 पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। -1,0, ठीक है, -1,0 सॉरी -1,1, -2,2, -2 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए, -3,3, -4,4, यही है ना चारों पॉइंट्स? यस, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। अब ये वाला ग्राफ हमें कहां से कहां तक बनाना है? सिर्फ x लेस देन 0 में। x लेस देन 0 मतलब -इन्फिनिटी से 0 तक ये ग्राफ बनेगा। -इन्फिनिटी तो वहां तक जा रही है, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, पर 0 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि 0 के आगे ये वाला ग्राफ इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स, और ये वाली पर्टिकुलर लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है? और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरफ ये रुक चुका है, ये यहाँ से रुका हुआ है पर इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वाली लाइन यहाँ पर रुकी हुई है पर इधर -इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो ये वी शेप का ग्राफ बन रहा है, ये है हमारा मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? मॉड एक्स का ग्राफ है ये हमारा। और मॉड एक्स का ग्राफ हमें समझ में आ गया किस तरीके से बनेगा। कोई भी पीसवाइज फंक्शन होगा, आपको जितने भी पीसेस में वो फंक्शन डिफाइन है उस पर्टिकुलर पीस का अलग से ग्राफ बनाना है, और हर पर्टिकुलर पीस का अलग अलग ग्राफ बनाना है, और सिर्फ उसी जगह पे आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ बनाना है जहां पर वो डिफाइंड है, ठीक है। तो ये वाला हमारी लाइन जहां तक डिफाइंड थी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइन थी, तो हमने वहां तक डिफाइन कर दी। ये लाइन हमारी सिर्फ x लेस देन 0 वाली जगह पर डिफाइन थी, तो हमने सिर्फ उतने में ये लाइन बना दी। तो ये हमारा बन गया है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं पर रुका हुआ नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलिए ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन की, मॉड एक्स वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। तो मॉड एक्स वाले फंक्शन का डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इसका मतलब x की क्या रियल वैल्यूज आ पा रही है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, x एक्सिस ये दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है। क्या -इन्फिनिटी वैल्यू आ पा रही है? हाँ, जब ये वाली लाइन -इन्फिनिटी
तक हमेशा बढ़ती जाएगी, ये लाइन हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज भी x की आ पा रही है, ठीक है। कहीं पे कोई गैप है क्या, देखो ध्यान से समझो, x की वैल्यू 0 पर ये है, 0 के जस्ट पहले ये वाली लाइन बन जाएगी, 0 के जस्ट बाद ये वाली लाइन बन जाएगी, और 0 पर भी यही वाली लाइन है, तो कहीं पर गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कंटिन्यूअसली सारी वैल्यूज ले पा रहा है, ये भी वैल्यू ले पा रहा है। कहाँ तक ले पाएगा, ये भी लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये भी सारी x की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की सारी रियल नंबर वैल्यूज आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन मॉड x का डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हमें देखनी है वाई एक्सिस कि वाई वैल्यूज क्या ले सकता है ये, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम समझते हैं कि क्या रियल वैल्यूज वाई की आ पा रही है। तो आप ध्यान से समझो कि यार नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में तो हमें वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, सारी वैल्यूज हमारी 0 के बाद ही मिल रही है, या तो 0 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है, इसके बाद ये पर्टिकुलर दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। पर सारी वैल्यूज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, पर क्या इन्फिनिटी वैल्यू जा पाएगी, ये लाइन हमेशा बढ़ती जाएगी, तो यस y की वैल्यू इन्फिनिटी तक, देखो ये बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये भी बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक y की सारी वैल्यूज आ सकती है, y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो रेंज हो जाएगा हमारा 0 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी तक। बात क्लियर है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यूनियन द नंबर 0, ठीक है। तो डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द नंबर 0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। एक चीज हमें क्या बेसिकली हमें मॉड्यूलस फंक्शन का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है मॉड्यूलस फंक्शन की कि इस फंक्शन में हम इनपुट कुछ भी दें, कुछ भी हम इनपुट दें, आउटपुट हमेशा मैग्नीट्यूड ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट ही आउटपुट आएगा हमेशा। अगर वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0 है, अगर वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है 1 है तो आउटपुट 1 है, 2 है तो आउटपुट 2 है, इनपुट 3 है तो आउटपुट 3 है। अगर वैल्यू कोई नेगेटिव है, ठीक है, -2 है, इनपुट -2 है तो आउटपुट +2 आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन में मॉड एक्स मान लीजिए, मॉड्यूलस फंक्शन की खासियत क्या है कि आप इनपुट कुछ भी तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट आएगा। इसका मतलब इनपुट आप कुछ भी तो आउटपुट हमेशा या तो 0 आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या कभी कोई नेगेटिव नंबर एज ए आउटपुट आ सकता है मॉड्यूलस फंक्शन का, नहीं आ सकता, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर आउटपुट नहीं आ सकता। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, अगर आउटपुट नेगेटिव नंबर आता तो वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में कोई वैल्यू आती, पर नेगेटिव वाई एक्सिस तो पूरी खाली है, पहली वैल्यू ही 0 आ रही है और 0 से ऊपर सारी वैल्यूज आ सकती है। तो इसका मतलब कि आउटपुट भी 0 और 0 से ग्रेटर देन 0 ही आ सकता है, लेस देन 0 वाला आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने पहले पीसवाइज फंक्शन समझ लिया और एक टाइप का पीसवाइज फंक्शन समझा है जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं। तो सिग्नम फंक्शन क्या है, द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर। एफ मैप्स आर टू आर का मतलब क्या हो गया कि एक रियल फंक्शन हो गया, ठीक है। सिग्नम फंक्शन एक रियल फंक्शन है। कैसे डिफाइन हो रहा है ये फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, क्योंकि ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है कंडीशन के साथ, तो ये सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए कि ये पीसवाइज फंक्शन है, क्योंकि ये पीस में डिफाइन हुआ है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड x बाय x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी इफ, यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू लेस देन 0 हो, x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। अब हमें पता है यार, हमने मॉड्यूलस फंक्शन अच्छे से समझा है। अगर इफ x की वैल्यू इज लेस देन 0 तो मॉड x क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं मॉड x क्या होता है। मॉड x का क्या फंक्शन क्या होता था, मॉड x का फंक्शन बोलता था मॉड्यूलस, ठीक है। पहले हम मॉड्यूलस समझ लेते हैं एक बार फटाफट कि
it will be equal to x if x is greater than equal to 0 and या फिर ऐसे समझिए greater than 0 x if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0. ठीक है, हाँ इन दोनों को हम साथ में भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो. अभी मैंने इसलिए स्प्लिट कर दिया है क्योंकि इधर हमें देखना है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 को सेपरेटली. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया है, डजंट मेक डिफरेंस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरा कंबाइन हो जाएगा, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. ठीक है, अभी देखिए मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू हमें पता है. अब देखिए ध्यान से, इफ इस केस में एक्स इज लेस देन 0 होता है, मान लीजिए एक्स इज लेस देन 0 है, तो देखिए x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो नहीं होगी, x इज लेस देन 0 में हमारी ये वाली कंडीशन होगी x नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड x बाय x. ठीक है, अब इस केस में जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉड x क्या होता है हमेशा, माइनस x. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एक्स बाय एक्स, जिसको मैं -1 भी बोल सकती हूँ. ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बोला इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉड x बाय x क्या होगा, मॉड x बाय x. ठीक है, अब मॉड x की वैल्यू क्या होगी, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x के ही बराबर होता है, डिवाइड में x है तो x बाय x हो गया 1. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ f ऑफ x सिग्नम फंक्शन, सेम सिग्नम फंक्शन, इसको मॉड के फंक्शन के हिसाब से लिखूँ तो मॉड x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0. देखिए ये 0 के बराबर है. ठीक है, तो ये क्लियर है इफ x इज इक्वल टू 0. अब इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1. ठीक है, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू आएगी 1. ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ सिग्नम फंक्शन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मॉड x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0. आई होप आपको बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ मैंने बोला -2 क्या होगा. ठीक है, तो सिंपल है, इसके हिसाब से देखिए कि अगर x की वैल्यू, देखिए सिग्नम ऑफ -2 है, मतलब इनपुट क्या आ गया, -2. ठीक है, इनपुट अगर देखिए ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये पार्ट इनपुट डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, इनपुट अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, -1. तो सिग्नम ऑफ -2 क्या आ गया, -1. सिग्नम ऑफ 3 क्या आ गया, अगर पॉजिटिव है इनपुट तो आंसर क्या आएगा, 1. ठीक है, और अगर सिग्नम ऑफ 0 है तो आंसर क्या आएगा, सिग्नम ऑफ 0, इनपुट है 0 तो आउटपुट क्या आएगा, 0. ठीक है, तो अगर कोई भी इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, सिग्नम फंक्शन का मतलब आउटपुट आएगा 1. अगर इनपुट नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आएगा -1, और अगर सिग्नम फंक्शन में इनपुट जा रहा है 0 तो आउटपुट आएगा 0. ठीक है, देखिए अब आप बोलोगे कि यार इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए हमने मॉड्यूलस फंक्शन क्यों पढ़ा था, अभी देखिए हमने पहले मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा, तब जाके हम सिग्नम फंक्शन को भी अच्छे से डिफाइन कर पाए, क्योंकि सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन में भी हम मॉड्यूलस से समझ सकते हैं कि मॉड x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें और अच्छे से समझते जाएंगे, हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देखेंगे, तब हमें सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, ये सारे फंक्शंस डिफरेंट टाइप में यूज़ में आएंगे, हम उन्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आपको पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है. ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन सिंपल है, या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए या इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, दोनों ही सही है. ठीक है, ये मॉड्यूलस फंक्शन के टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमने नॉर्मली न्यूमेरिकल टाइप से डिफाइन कर दिया. ठीक है, मतलब सिग्नम फंक्शन में हम कुछ भी इनपुट डालें, हमें समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 आएगा, नेगेटिव है तो आंसर -1 आएगा, और इनपुट 0 है तो आंसर 0 आएगा. ठीक है, ये हो गया सिग्नम फंक्शन. अब हम समझते हैं यार सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा. चलिए अब हम समझते हैं कि सिग्नम फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इजी वे में
फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, +1, या फिर हम सीधे 1 भी बोल सकते हैं, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0। फंक्शन क्लियर है? फंक्शन क्लियर है। अब हमें कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें x, y सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ x की वैल्यू, या मैं बोलती हूँ इसको इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा आउटपुट, ठीक है, y की वैल्यूज। चलिए मैंने इनपुट लिया, मान लीजिए मैं कहीं से भी -100 से शुरू करती हूँ, कुछ बहुत सारे इनपुट्स लेके देखती हूँ। -100, -99, -1.2, 0, 2.3, √3 या 1.3, √3 और यहाँ पे ले लेते हैं 1000, ठीक है। अब सबके आउटपुट निकाल के देखते हैं। -100 का आउटपुट आएगा, देखिए इनपुट है नेगेटिव, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले जो भी इनपुट आएगा उनको इसमें कैटेगराइज करेंगे, क्या वो x ग्रेटर देन इक्वल टू, x इक्वल टू 0 या x लेस देन 0 है, ठीक है। ये वाला कंडीशन क्या, x लेस देन 0 वाला, तो आउटपुट क्या आएगा -1। ये भी x लेस देन 0 वाला है तो आउटपुट आएगा -1। ये भी x लेस देन 0 वाला है तो आउटपुट आएगा -1। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि नंबर कितना बड़ा है, डेसिमल का है, फ्रैक्शन का है, ये मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना है। नेगेटिव है तो आंसर आएगा -1, 0 है तो आंसर आएगा 0, और पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 1.3 का भी 1, √3 का भी 1, 1000 का भी 1। इनफैक्ट 10 की पावर 100 भी लेती तो उसका आंसर आता 1, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आता 1, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है कि सारे पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज आ रही है 1, नेगेटिव ले रही तो आंसर है -1, और 0 ले रही हूँ तो 0। तो सबसे पहले हम हमारा y एक्सिस x एक्सिस दोनों बना लेते हैं, इसको बोलेंगे x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक। क्यों जाएगा -इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन में वैल्यूज हमेशा +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी सारी ही वैल्यूज रहती है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ली, चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। नीचे 1.3 का यहाँ आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, +1, ठीक है। √3 मतलब 1.732, वो भी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने लिया 1000, वो भी यहीं आएगी, कहीं x एक्सिस में तो 1000 बहुत दूर होगा, बट y एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो मतलब मैं कुछ भी पॉइंट्स ले रही हूँ तो वैल्यूज क्या आ रही है, 1 के बराबर ही आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, पूरी पॉजिटिव x एक्सिस में ये क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है? अभी देखिए 0 पे क्या हो रही है वैल्यू, ये समझते हैं। 0 पे आंसर आ रहा है 0, मतलब 0 पे ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं वैल्यू लेती हूँ -2 तो आंसर क्या आएगा, -1। मैं लेती हूँ -3 तो आंसर क्या आएगा, -1। मैं अगर -1.2 लेती हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -1। अगर मैं -100 लेती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो इसका मतलब पूरी नेगेटिव x एक्सिस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1। एरो क्यों बनाया, क्योंकि हम x की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन R2R डिफाइंड है, ठीक है। तो हम डोमेन में हम x की कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं इनपुट में। तो अब अगर हमने नेगेटिव -1, -2, -3, -4.3, 100, -1000, -999 कुछ भी वैल्यूज ली, -इन्फिनिटी तक सब में वैल्यूज क्या आएगी, -1 के बराबर। इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज में आंसर आएगा +1 के बराबर। अब 0 पे पॉइंट ये है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ तक लाइन आ रही है। अब अगर मैं 0 पे बात करूंगी तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज होगा और यहाँ पर भी ओपन होगा, ठीक है। हमने समझा है पहले भी सेट्स वाले चैप्टर में ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है, ठीक है। ओपन ये वाली दोनों पे ओपन होगा, इसका मतलब क्लोज होगा। ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है -इन्फिनिटी तक, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है +इन्फिनिटी तक, और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है हमारे ग्राफ में जो है 0,0, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, सिग्नम फंक्शन का, ठीक है।
सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। आप ग्राफ को देख के समझ सकते हैं या फिर आप फंक्शन को देख के भी समझ सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब डोमेन ध्यान से समझिए, डोमेन मतलब एक्स की क्या वैल्यूज आ सकती है। ग्राफ को देखिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से पूरा यहाँ तक आई, जीरो, हाँ जीरो भी आ रही है, फिर जीरो के जस्ट बाद भी वैल्यूज आ रही है, जीरो के जस्ट पहले भी वैल्यूज आ रही है, कोई भी वैल्यू एक्सक्लूडेड नहीं है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज आ गई। तो मैं बोल सकती हूँ डोमेन क्या हो गया हमारा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब अगर मैं रेंज की बात करती हूँ तो रेंज में हम क्या देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, y की वैल्यूज देखने के लिए हम y एक्सिस पे फोकस करेंगे। y एक्सिस में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, यार सिर्फ वन वैल्यू आ रही है, वन सब में वैल्यू है, इधर सब में -1 वैल्यू है और इधर 0 वैल्यू है, मतलब सिर्फ 3 वैल्यूज आ सकती है y की। y एक्सिस में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, -1, 0 और 1, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट है इस ग्राफ में, ठीक है। या फिर हम इसको देख के भी बोल सकते हैं कि y, देखिए ये हमारा आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, या y एक्सिस में क्या पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस नहीं, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स 1, 0 और -1 यही आउटपुट हो सकता है। तो हमारा रेंज क्या हो गया, ओनली 3 पॉइंट्स है, 0, -1 और 1, ठीक है। तो ये सेट ऑफ 3 पॉइंट्स 0, -1, 1 हमारा रेंज हो गया। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है। सिग्नम फंक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या हमने जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में समझा है इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मॉड x बाय x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ऐसे डिफाइन कीजिए मॉड्यूल सिग्नम फंक्शन को, या ऐसे डिफाइन कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। दोनों का ही सही सिग्निफिकेंस है। इस तरीके से ग्राफ बन गया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।